सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में कक्षा 8 विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर 18 जो इस विज्ञान की पुस्तक का अंतिम चैप्टर है, वायु तथा जल का प्रदूषण। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर इस वीडियो में करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, किन विभिन्न विधियों द्वारा जल का संदूषण होता है? संदूषण का मतलब यहाँ पे किस प्रकार से जल में अशुद्धियाँ मिलती है, जल कैसे प्रदूषित होता है, ये इसका अर्थ है। तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे जल का संदूषण होता है? तो इसका उत्तर है, जल संदूषण के कुछ प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। पहला, बहुत सी औद्योगिक इकाइयों द्वारा विषाक्त रासायनिक अपशिष्टों का नदियों में विसर्जन होता है। आप जानते हैं जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं वो उसमें से जो भी उनका अपशिष्ट निकलेगा, रासायनिक पदार्थ है, गंदा उनका जल है, वो सारा का सारा किसी न किसी अधिकांश नदियों में वो उसको बहा देते हैं। दूसरा है अनुपचारित मल का नदियों में प्रवाह। जो सीवरेज सिस्टम है तो इसमें जो मल है जो अनुपचारित है, जिसका उपचार नहीं किया जाता, वो सीधा नदियों में प्रवाह कर दिया जाता है। नदियों में शवों का भी प्रवाह किया जाता है। जो व्यक्ति मर जाते हैं उनकी डेड बॉडी है उसको भी, शव को भी उसमें प्रवाह कर दे देते हैं। विद्युत संयंत्रों से निकले गर्म जल को नदियों में प्रवाह करना, बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नदियों में डालते हैं, उससे भी नदी का जो खुद का पारिस्थितिकी का तंत्र है वो उससे खराब होता है, जल के जीव जंतु मरते हैं, तो उससे भी जल संदूषित होता है। और कृषि में प्रयुक्त रसायनों एवं पीड़कनाशकों का जल स्रोतों तक पहुंचना। तो कृषि में जो हम रसायन है, केमिकल है, फर्टिलाइजर्स है, उसका जो उपयोग करते हैं वह भी वर्षा इत्यादि के साथ या अन्य कारण से वो जल स्रोतों तक पहुंच जाती है, इससे जल का संदूषण होता है। तो ये 5 इसमें हमने तरीके लिखे हैं जिसके कारण से जल का संदूषण होता है। अब प्रश्न नंबर 2 इसका देखते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर आप वायु प्रदूषण को कम करने में कैसे सहायता कर सकते हैं? व्यक्तिगत स्तर का मतलब है कि आप स्वयं क्या कर सकते हैं। आप किसी से करवा नहीं सकते या किसी को कह के आप करवाएंगे, वो एक अलग विषय है। आप कोई समूह बनाकर काम करेंगे बड़े स्तर पे, उसके अलावा आप स्वयं क्या कर सकते हैं, तो वो होता है व्यक्तिगत स्तर पे। तो व्यक्तिगत स्तर पर आप वायु प्रदूषण को कम करने में कैसे सहायता कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम व्यक्तिगत स्तर पर निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। पहला है, वाहनों में डीजल एवं पेट्रोल के स्थान पर सीसा रहित पेट्रोल या सीएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमारे पास वाहन है तो उसमें पेट्रोल हमें डलवाना है, तो हम सीसा रहित पेट्रोल डलवा सकते हैं या सीएनजी पे उस वाहन को हम सेट कर सकते हैं। दूसरा, हमें मित्रों तथा पड़ोसियों में वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं। आपके जो मित्र हैं, पड़ोसी हैं, उनसे आप चर्चा करके उनको प्रेरित कर सकते हैं। तो ये भी आप व्यक्तिगत स्तर पे उनको कर सकते हैं। तीसरा है, ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए, यहाँ आप लिए पढ़िएगा, जीवाश्मी ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक ईंधन अपना सकते हैं। पटाखों का बहिष्कार कर सकते हैं और अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। तो ये व्यक्तिगत स्तर पर इस प्रकार के काम है जो करने से आप वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है, टिप्पणी लिखिए। उत्तर है, स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य नहीं होता। यानी जो आपको पानी साफ दिखता है, बिल्कुल आपको लगता है एकदम स्वच्छ है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पीने योग्य है। देखने में जो जल स्वच्छ प्रतीत होता है उसमें रोगवाहक सूक्ष्म जीव तथा घुले हुए अपद्रव्य हो सकते हैं। अतः पीने से पहले स्वच्छ दिख रहे जल को भी शुद्ध करना आवश्यक है।
जल को पीने में सावधानी रखनी चाहिए और आज जब आपको पता है कि ये जल बिल्कुल शुद्ध है तभी आपको उसका प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, आप अपने शहर की नगर पालिका के सदस्य हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाइए जिससे नगर के सभी निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। तो इसका उत्तर है नगर पालिका का सदस्य यानी वार्ड मेंबर या पार्षद होते हुए नगर के सभी निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, जल टैंकों की नियमित सफाई कराई जाए। और देखो जल को स्वच्छ रखना, शुद्ध रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लगभग जो 90% बीमारियां हैं वो अशुद्ध जल के कारण से होती है। और यदि हमने शुद्ध जल का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया, हाथ हमने दिन में 2 बार 3 बार साबुन से धोने प्रारंभ कर दिए, तो निश्चित रूप से हम 90% रोगों से मुक्त हो जाएंगे, हम रोगग्रस्त नहीं होंगे। तो पहला है जल टैंकों की नियमित सफाई कराई जाए। दूसरा, जल का उचित उपचार सुनिश्चित किया जाए और प्रत्येक घर तक जल की आपूर्ति की जाए। जल के पाइपों में रिसाव पूरी तरह से रोका जाए। जल इतना बर्बाद होता है पाइपों से रिसाव के द्वारा, इसलिए पानी का रिसाव रोकना बहुत ज़रूरी है। और पांचवा है नागरिकों को बोर्ड का ही पानी पीने के लिए जागरूक किया जाए और जल के दुरुपयोग पर नियंत्रण किया जाए। साफ सफाई में और अन्य चीज़ों में जल का दुरुपयोग भी होता है, तो उसका भी नियंत्रण होना चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 5, शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, तो इसमें 3 अंतर यहाँ बताए हुए हैं। पहला है शुद्ध वायु गैसों का एक मिश्रण है जिसका एक निश्चित संघटन होता है। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें ऐसे मिला के होती है। सबसे ज़्यादा जो इसमें क्वांटिटी है, मात्रा है, वो नाइट्रोजन की होती है, उसके बाद में ऑक्सीजन की होती है। ये 2 गैसें मिलकर ही 99% तक इसका संघटन होता है, बाकी 1% में अन्य गैसें होती है। तो शुद्ध वायु गैसों का एक मिश्रण है जिसका एक निश्चित संघटन होता है और प्रदूषित वायु में एक या अधिक हानिकारक पदार्थ मिले होते हैं। शुद्ध वायु यह सजीवों के लिए स्वास्थ्यकर है और अशुद्ध वायु यह सजीवों व निर्जीवों दोनों के लिए हानिकारक होती है। शुद्ध वायु श्वसन के लिए उपयुक्त है और अशुद्ध वायु श्वसन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये शुद्ध वायु और अशुद्ध वायु में 3 अंतर इसमें हो गए हैं। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 6, उन अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए जिनसे अम्ल वर्षा होती है और अम्ल वर्षा हमें कैसे प्रभावित करती है। देखिए, इसका नाम अम्ल वर्षा है, इसका मतलब ये नहीं कि भी कोई सीधे ही उसमें एसिड की वर्षा हो रही है, लेकिन जो जल आता है उसमें अम्ल की मात्रा मिली हुई होती है और वो उसके गुण अम्लीय गुण होते हैं, इसलिए उसको हम अम्ल की वर्षा कहते हैं। और इसका उत्तर है विभिन्न औद्योगिक इकाइयों जैसे रबड़ व तेल शोधन इकाइयों सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न करती है और ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है और ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं और इसे ही हम अम्ल वर्षा कहते हैं। एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार अम्ल वर्षा किसे कहते हैं यही आ जाता है, एक जीके के रूप में भी एक बड़ा प्रश्न है, ये अच्छा है। तो एक बार फिर से आप इसको सुनिए। जो विभिन्न औद्योगिक इकाइयां हैं जैसे रबड़ व तेल शोधन इकाइयां, ये क्या करते हैं कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड इससे उत्पन्न होते हैं और ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से अभिक्रिया करती है और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना लेती है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल है, यही वर्षा को अम्लीय बना देता है और जब ये वर्षा के साथ पृथ्वी पर ये नीचे आ जाता है, इसे कहते हैं अम्ल वर्षा। अब अम्ल वर्षा के निम्नलिखित प्रभाव देखे जा सकते हैं। नंबर 1, यह त्वचा में जलन उत्पन्न करती है। दूसरा, फसलों के लिए नुकसानदायक है। तीसरा, जलीय जंतु इससे मर जाते हैं। और चौथा है, अम्ल वर्षा ने ताजमहल के सफ़ेद संगमरमर को पीला कर दिया है।
आप में जिसने ताजमहल को देखा है तो धीरे धीरे ताजमहल पीला होता जा रहा है। ये अम्ल वर्षा के कारण, जब वर्षा होती है तो संगमरमर अम्ल से क्रिया करता है और धीरे धीरे उसकी चमक उसे और रंग दोनों ही से खराब होते जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी पौधा घर गैस नहीं है? पौधा घर आपने देखा होगा, जो कई स्थान पे खेती करते हैं तो सब्जियों वगैरह की, तो एक पूरा प्लास्टिक का टेंट की तरह ऊपर लगाया होता है, वो उसको पौधा घर हम कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी पौधा घर गैस नहीं है? तो इसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन है, नाइट्रोजन इसमें पौधा घर गैस नहीं है। तो सही उत्तर होगा इसका घ, नाइट्रोजन। और प्रश्न नंबर 8 है, पौधा घर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसको बोल देते हैं। सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती है और पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य के विकिरणों का कुछ अंश पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और कुछ अंश परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट आता है। परावर्तित विकिरणों का कुछ अंश वायुमंडल में रुक जाता है। ये रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को और गर्म करता है। इसी प्रकार सूर्य की ऊष्मा पौधा घर में प्रवेश तो कर जाती है पर इससे बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि हमने बात की थी वो पॉलीथीन या प्लास्टिक उसका एक कवर होता है, तो उसमें प्रवेश कर जाती है लेकिन निकल नहीं पाती। यही रुकी हुई ऊष्मा पौधा घर को गर्म करती है और पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं। यही कारण है कि उसे पौधा घर प्रभाव कहते हैं। इस प्रक्रम के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता। अब यह प्रक्रम जीवन के लिए खतरा बन गया है। इस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड भी एक है। प्रश्न नंबर 9, आपके द्वारा कक्षा में विश्व उष्णन के बारे में दिया जाने वाला संक्षिप्त भाषण लिखिए। तो इसका उत्तर है, आप इस प्रकार से भाषण इसमें तैयार कर सकते हैं। आदरणीय अभिभावक महोदय एवं प्रिय मित्रों, आज विश्व उष्णन एक ज्वलंत पर्यावरणीय समस्या है। हम जानते हैं कि विश्व उष्णन के लिए पौधा घर प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्तरदायी है। एक ओर तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बढ़ रही है और दूसरी ओर वन क्षेत्र घट रहा है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिसके कारण वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है और वनोन्मूलन के कारण वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की खपत करने वाले वृक्षों की संख्या घट रही है। इस प्रकार मानवीय क्रियाकलाप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचय में इकट्ठा होने में योगदान देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को रोक लेती है और उसे वायुमंडल में नहीं जाने देती। परिणाम स्वरूप वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि होती है और इसे ही हम विश्व उष्णन कहते हैं। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प जैसी अन्य गैसें भी इस प्रभाव में अपना योगदान करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की भांति इन्हें भी पौधा घर गैस कहते हैं और विश्व उष्णन विश्वव्यापी सरकारों के लिए एक विचारणीय विषय बन गया है और बहुत से देशों ने पौधा घर गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए अनुबंध किया है और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा अनुबंध है जिसे बहुत से देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। अब विश्व उष्णन को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से आप जानते हैं। विश्व उष्णन आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ये शब्द आपने बार बार सुना होगा। तो विश्व उष्णन का मतलब ग्लोबल वार्मिंग है। तो पौधा घर प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। प्रश्न नंबर 10, ताजमहल की सुंदरता पर संकट का वर्णन कीजिए। हमने पहले के इसी प्रश्न में बात की थी किस प्रकार से जो अम्लीय वर्षा है वो ताजमहल की सुंदरता को खराब कर रही है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, वायु प्रदूषण द्वारा केवल सजीव ही प्रभावित नहीं होते, किंतु भवन, स्मारक और प्रतिमाएं जैसे निर्जीव वस्तुएं प्रभावित होती है। पिछले 2 दशकों से
एक दशक का मतलब 10 वर्ष, तो पिछले 2 दशकों यानी 20 वर्षों से अधिक समय से पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला भारत के आगरा शहर में स्थित ताजमहल चिंता का विषय बन गया। विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी कि वायु प्रदूषक इसके सफ़ेद संगमरमर को बदरंग कर रहे हैं, पीला कर रहे हैं। आगरा तथा इसके चारों ओर स्थित रबड़ प्रक्रमण, स्वचालित वाहन, रसायन और विशेषकर मथुरा तेल परिष्करणी जैसे उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है और ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। और अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का संक्षारण होता है, यानी वो खत्म हो रहा है। इस परिघटना को संगमरमर का कैंसर भी कहते हैं। मथुरा तेल परिष्करणी यानी ऑयल रिफाइनरी से उत्सर्जित काजल कण जैसे निलंबित कणों का संगमरमर को पीला करने में योगदान है। ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से उपाय किए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय ने उद्योगों को सीएनजी और एलपीजी जैसे स्वच्छ ईंधनों का प्रयोग करने के आदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त आज के क्षेत्र में मोटर वाहनों को सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करने के भी आदेश है। इस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 है, जल में पोषकों के स्तर में वृद्धि किस प्रकार जल जीवों की उत्तरजीविता को प्रभावित करती है? तो उत्तर है, कृषि में प्रयोग किए जाने वाले कृषि उर्वरक जल में घुलकर जलाशयों तक पहुंच जाते हैं, जिससे जल में पोषकों के स्तर में वृद्धि होती है और ये रसायन शैवालों को फलने फूलने के लिए पोषक की भांति काम करते हैं और ये शैवाल मर जाते हैं। यानी ये रसायन यहाँ शैवालों की जगह आप शैवाल पढ़ना। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। ये अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इससे जल में ऑक्सीजन के स्तर में कमी हो जाती है और जिससे जलीय जीव मर जाते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको विशेष रूप से तैयार करना। तो इस प्रकार से ये पाठ विज्ञान का 17 जो अंतिम चैप्टर था, वायु तथा जल का प्रदूषण, इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर हमने पूरे किए हैं। फिर एक नए वीडियो के साथ में मिलेंगे जिसमें हम या तो किसी पाठ के एक्स्ट्रा प्रश्नों को लेंगे या फिर जिन पाठों को हमने पहले समझाया नहीं है, सीधे ही जिसके प्रश्नोत्तर करवाए हैं, उन पाठों को हम अच्छी प्रकार से एक बार फिर से समझेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा और फिर से आपके लिए आपसे फिर भी इस बहाने दोबारा मिल भी लेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।